तो पॉडकास्टिंग अगले 5 से 10 साल कहीं नहीं जाने वाला है। This is Nachiket, my manager, my operations head, does a lot of stuff at Beer Biceps. 750 पॉडकास्ट की जर्नी मैंने बहुत क्लोजली देखी है और बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ मैं। तो पॉडकास्टिंग का फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है? तो पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में आने वाला है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, या तो आपको गेस्ट हीरो होना चाहिए या तो आपका टॉपिक हीरो होना चाहिए। सो डू यू थिंक कि पॉडकास्टिंग थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है कंटेंट क्रिएशन का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सही टीम बनानी है। अगर रणवीर अगले 2 महीने के लिए भी छुट्टी पे चले जाएं तो भी हम अगले 3 महीने के लिए कंटेंट अपलोड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो पेड पॉडकास्ट के लिए मतलब कितना प्राइस लोग पे करते हैं? तो आप कम से कम 2 या 3 लाख रुपए पर पॉडकास्ट चार्ज कर सकते हो, जिसकी वजह से काफी सारे लोग पॉडकास्टिंग में एंटर कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सैचुरेट हो गया, तो ये मिसकंसेप्शन है। तो पॉडकास्टिंग अगले 5 से 10 साल कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर आपने अच्छे गेस्ट लाना क्रैक कर दिया है तो आपका पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली स्केल करेगा। लेकिन नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एंड आज हमारे साथ है नचिकेत भाई, जो बियर बाइसेप्स में COO हैं। तो आज इनसे जानेंगे पॉडकास्टिंग के बारे में कि पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है। एंड अगर आप भी अपना एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ 2 साल बाद मिल रहे हैं लगभग। बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर। तो आप क्या क्या काम करते हैं, अपने बारे में थोड़ा मतलब बताइए कि आप बियर बाइसेप्स में क्या करते हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए काम करके, और यहाँ पे मैं पूरा कंपनी का ऑपरेशंस देखता हूँ। तो अभी फिलहाल जो मेरा करंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें ये है कि सारी टीम्स को पहले मैनेज करना। तो टीम लीड्स के साथ में बैठ के ओवरऑल देखना कि वीडियो एडिटिंग टीम अच्छे से काम कर रही है, सोशल मीडिया टीम अच्छे से काम कर रही है, जो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स है वो मैच हो रहे हैं, जो हमारे ग्रोथ के नंबर्स है वो मैच हो रहे हैं। फिर स्केल करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो आ रही है तो उनको कैसे सॉल्व करना है, आगे एक्सपेंशन कैसे करना है, पॉडकास्ट को और कैसे ग्रो करना है, और कैसे ब्रांड्स लाने चाहिए। तो ओवरऑल एक डायनामिक रोल है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। बट मैक्सिमम मुझे ये ध्यान में देना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान रखूं और ज्यादा से प्रोसेस बिल्ड करूं, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा रहे, और उसके साथ साथ ब्रांड्स और बाकी सारी लाके रेवेन्यू को मैं अच्छा करूं। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का मतलब ओवरऑल हर चीज देखना होता है। यस, क्योंकि ऑपरेशंस जब आप एक कंपनी का रन करते हो तो आपको हर चीज में देखना होता है। तो हमारा जो ऑफिस स्पेस है वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारा ओवरऑल शो है वो अच्छा चल रहा है, वो भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ऑपरेशंस को हर चीज में इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो आप मतलब कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए बियर बाइसेप्स में? तो मैं मेरे इंजीनियरिंग में था और मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, मतलब इंजीनियरिंग जॉब नहीं करना था। कोडिंग की जो प्रॉपर जॉब होती है, टेक जॉब, वो नहीं चाहिए था। और मैं अपने कॉलेज में इवेंट मैनेजमेंट में था, तो मुझे क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था। मुझे लग रहा था कि जो मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मैंने इवेंट मैनेजमेंट और ये सबसे सीखी है, वो क्रिएटिव फील्ड में कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो रणवीर भाई के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे और मुझे उनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा काम करना था। सर, मैंने मैक्सिमम लोगों को काम करना है उनके साथ। यस तो मैं भी उनमें से एक ही था, और लक मेरे साथ में था। तो मैंने कोल्ड ईमेल डाला जिसमें मुझे रिप्लाई आया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मनीष पांडे सर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसके बाद में मैंने ज्वाइन किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 3.5 साल में जो मैंने अपनी खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ देखी है, वो मैंने देखा है कि कभी कभी 10-10 साल में लोगों को नहीं मिलती है इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरा क्या बोलते हैं, वो लक था कि मैं एक बहुत सही टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। तो मेरे कुछ 100 पॉडकास्ट ही रिकॉर्ड हो गए थे। तो जब 100 पॉडकास्ट शूट हो रहा था तब मैंने ज्वाइन किया था, और अभी हम ऑलमोस्ट 850 प्लस पॉडकास्ट पे है। तो 750 पॉडकास्ट की जर्नी मैंने बहुत क्लोजली देखी है और बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ मैं। रिसेंट चैनल हैकिंग के बारे में क्या कहना? रिसेंट चैनल हैकिंग यार बहुत स्ट्रेसफुल दिन था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मतलब चैनल वापस लाने में स्ट्रेस था। ये तो पता था कि चैनल आ जाएगा क्योंकि यूट्यूब के लिए ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई सारे चैनल के साथ हो चुका है। काफी लोगों के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चैनल तक हैक हो गया था। तो हमको पता था कि चैनल वापस आ जाएगा, लेकिन वो चैनल लाने के लिए यूट्यूब टीम ने हमें बहुत हेल्प की। तो जैसे ही हमारा चैनल हैक हुआ, ये समझा, हमने यूट्यूब टीम को नोटिफाई किया। उन्होंने बहुत ऑन प्रायोरिटीज केस को सॉल्व किया और वो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ टच में थे। और चैनल आई थिंक कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ ये अभी तक हमें नहीं समझा, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी लिए गए थे। जो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, वो कम लोगों को एक्सेस देना, वो बहुत सारे जो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हमने सब कर रखे थे। सिक्योरिटी की भी होता है। यस, वो आपके चैनल में था। यस, फिर भी होगी। यस, उससे बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। जो आप पास की बोल रहे हो, जो पेनड्राइव नहीं, वो हमारे पास नहीं था। अच्छा, वो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वही माना जाता है। करेक्ट, वो हमारे पास नहीं था, बट अभी हमने वो भी इम्प्लीमेंट कर लिया। और उसके अलावा जितने मेजर्स होते हैं वो सारे हमने ले लिए थे। रिकवरी, फोन बैकअप, सब था। बट जैसे ही हैक हुआ, बट
पता था कि चैनल वापस तो आ जाएगा। तो वीडियोस डिलीट हुए थे या फिर सिर्फ प्राइवेट किया गया था? नहीं तो वीडियो तब चैनल पे नहीं थे, क्योंकि चैनल जब वो नहीं हैक जैसे करते आप डैशबोर्ड का एक्सेस आपके पास था या नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा। जब चैनल का एक्सेस गया, जब चैनल हैक हुआ, ना जीमेल का एक्सेस था, ना यूट्यूब डैशबोर्ड का एक्सेस था, तो हमें पहले जीमेल रिकवर करना पड़ा, उसके बाद में हमने यूट्यूब चैनल रिकवर किया। तो एक जो टीआरएस का एपिसोड होता है उसका लॉजिस्टिक्स किस तरह से, मतलब पूरा टाइमलाइन किस तरह होता है कि एक जो हम देखते हैं कि एक वीडियो पब्लिश हो गया उसके बाद यस, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? ठीक है। तो सबसे पहले है ना, कोई भी पॉडकास्टर हो, वो टीआरएस के लिए हो सकता है या कोई भी नॉर्मल पॉडकास्ट के लिए हो सकता है। आपको सबसे पहले आपका नीश और आपका थीम डिसाइड करना है। आपका थीम जब आप डिसाइड कर लोगे तो आप गेस्ट लिस्ट बना लोगे। तो गेस्ट लिस्ट में आपको पता है कि हाँ, इस गेस्ट को मुझे लाना है, तो आप उनको रीच आउट करोगे। फिर रीच आउट करने के बाद में आप उनको शूट, अगर मान लो उन्होंने हाँ बोले कि हाँ ठीक है हम पॉडकास्ट करते हैं, तो आपको शूट के फिर डिटेल्स उनके साथ में शेयर करनी है कि यहाँ पे हम शूट करेंगे, ये शूट का डेट ये रहेगा, इस टाइम पे हम शूट करेंगे। अगर वो किसी और सिटी से आ रहे हो तो आप उनको बुला सकते हो, एड्रेस वगैरह देके आप खुद उनके शहर में उनके घर पे जाके शूट कर सकते हो। तो जब आपने शूट किया, शूट करने के बाद में आपको ओवरऑल उस चीज़ को एडिट करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने अगर 2 घंटे का शूट किया है तो उसमें से कितना शूट बहुत अच्छा है, जो ऑडियंस को पसंद आएगा। क्योंकि आपने 2 घंटे का रॉ फाइल वैसे का वैसा डाल दिया, शायद से ऑडियंस को पसंद ना आए, या उसमें फंबल्स हो सकते हैं, या कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, या नॉर्मल बातें भी हो सकती है जो ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो वो आप उसमें से फिर सेग्रीगेट करोगे, उसको कट करोगे, फिर पॉडकास्ट को एडिट करोगे। पॉडकास्ट एडिट होने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखना है कि वायरल कैसे होगा। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका पैकेजिंग कैसे करना है, उसको टाइटल कैसे लिखना है, और इसमें से कौन से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पीसेस है जो रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे वायरल जाएंगे। तो नॉर्मल आप कोई भी पॉडकास्ट देखोगे तो उसका इसी तरीके से ट्रीटमेंट होता है, राइट फ्रॉम आइडिएशन टिल एग्जीक्यूशन। तो टीआरएस में जितने भी पॉडकास्ट आते हैं सारा आप देखते हैं ये सारा कुछ? यस, तो अभी मुझे हर एक पॉडकास्ट मैन्युअली देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने बोला, हमने ऑलरेडी टीम्स बना दिया, तो जो कंटेंट टीम के जो हेड है वो उनकी कंटेंट टीम के थ्रू कंटेंट के बारे में देखते हैं कि कंटेंट अच्छा है नहीं है, कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें निकालनी है। उसके बाद में जो एडिटिंग टीम है वो पूरा पॉडकास्ट एडिट करने का प्रोसेस, ट्रेलर्स का प्रोसेस, फिर रील्स और शॉर्ट्स बनाना है उसका प्रोसेस, वो सब देखती है। तो अभी डेली बेसिस पे मुझे इतना नहीं देखना पड़ता है, बट पहले मेरा काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो फिर गेस्ट के साथ भी जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व था। तो गेस्ट के साथ मैं अभी भी कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। तो मेरा एक्टिव रोल वही होता है कि जो हमारे पॉडकास्ट का एडिट है वो गेस्ट के साथ में शेयर करो, उनसे अगर कोई फीडबैक लेना है कि उनको पॉडकास्ट में कोई चीज़ें निकालनी है, या कुछ और उनके सजेशंस हो सकते हैं कि यहाँ पे आप ये इमेज यूज़ कर सकते हो, या कोई रिसर्च बेस्ड होगा ना, स्पेशली डॉक्टर्स के साथ में, या जो एक बहुत रिसर्च ओरिएंटेड पॉडकास्ट है, तो गेस्ट के काफ़ी वहाँ पे वैल्यूएबल इंसाइट्स होते हैं कि अब ये ग्राफ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या स्टेटिस्टिक्स ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होती है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल प्रोसेस है वो अभी पूरा टीम हैंडल करता है। आपने वायरलिटी की बात की तो बहुत मतलब पॉडकास्ट क्लिप्स काफी वायरल जाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में। यस, तो जब पॉडकास्ट शूट हो रहा होता है तभी ये डिसाइड होता है, मतलब थोड़ा बहुत माइंड में रहता है कि क्या पूछे कि थोड़ा वायरल जा सके। यस। तो देखो, जब भी आप एक पॉडकास्ट को क्यूरेट करोगे ना, तो आजकल काफी लोग पॉडकास्टिंग गेम में एंटर कर रहे हैं। तो आपका पॉडकास्ट कैसे स्टैंड आउट करेगा, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस केस में आपको ये देखना है कि जब आप एक पॉडकास्ट को आइडिएट कर रहे हो तो आपको ऐसे कौन से सवाल है या कौन से टॉपिक्स है जिनको अगर आप टच करोगे तो वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पीसेस में एक्सप्लोड हो सकते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो आपको उस चीज का ओवरऑल ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब आपके हिसाब से क्या हार्ड है, गेस्ट को रीच आउट करना या फिर जो ओवरऑल प्रोडक्शन है एक पॉडकास्ट का? ओके, देखो, गेस्ट को रीच आउट करना आई थिंक फिर भी काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, मैं यही मानता हूँ। मतलब मैक्सिमम लोग उसी को डिफिकल्ट मानते हैं। क्योंकि देखो, प्रोडक्शन आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल है जो कैमरास आपको रेंट पे दे सकते हैं, जो शूट करके आपको दे सकते हैं, फ्रीलांसर्स बहुत है जो आपके लिए एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छे गेस्ट लाना वो बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर अच्छे गेस्ट लाना क्रैक कर दिया है तो आपका पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली स्केल करेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सेलिब्रिटी ओरिएंटेड गेस्ट नहीं है या बहुत फेमस गेस्ट नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से टॉपिक्स हीरो हो सकते हैं। या तो आपको गेस्ट हीरो होना चाहिए या तो आपका टॉपिक हीरो होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपका पॉडकास्ट का सक्सेस डिसाइड करेगा। तो आप अगर उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो जिसके ऊपर बाकी 100 लोगों ने वीडियो बना दिया तो शायद से आपका पॉडकास्ट नहीं चलेगा। तो आपको या तो ऐसे लोगों को लाना है जो या तो इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत फेमस है, या तो ऐसे लोगों को लाना है जो इंटरनेट ने अब तक डिस्कवरी नहीं किया, या ऐसे टॉपिक्स को लाना है जो अभी तक इंटरनेट पे डिस्कवर नहीं हुआ है। सप्लाई एंड डिमांड। आपका वीडियो पहला वो होना चाहिए जिससे लोगों को उनके बारे में पता चले। यस। तो मतलब मेन चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में पॉडकास्ट शूट करने में? मेन चैलेंजेस एक है कि लोग ना बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि यार 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मुझे अब तक सक्सेस क्यों नहीं मिला। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 3 से 5 साल के लिए आपको मिनिमम इस चीज को डेडिकेट करना है,
नॉट जस्ट पॉडकास्टिंग बट ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन, तभी जाके आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलेगा। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट पे, या 1 साल के लिए भी आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है वो लोग मैच नहीं कर पाते। तो अगर मान लो आपका पॉडकास्ट कोई नहीं चला है, तो मान लो आप और हम बैठ के देखेंगे एटलीस्ट कि यार शायद से थंबनेल अच्छा नहीं था क्या, या सही सवाल नहीं पूछे थे क्या, लोग कमेंट्स में क्या बोल रहे हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो अपना ओवरऑल प्रोडक्ट स्टडी करना भूल जाते हैं। पॉडकास्ट लाइव होने के बाद में क्यों चला या क्यों नहीं चला ये पूछना भूल जाता है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये सबसे डिफिकल्ट होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करना है, जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते। तो आप इसमें रेवेन्यू को भी देखते होंगे, तो कौन कौन से मेजर अर्निंग सोर्सेस है पॉडकास्टिंग में? ओके, तो एज अ पॉडकास्टर अगर आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाना है तो सबसे पहले आप पेड पॉडकास्ट के लिए देख सकते हो कि अच्छा। अगर आपका पॉडकास्ट किसी एक पर्टिकुलर नीश के अराउंड डिजाइंड है और उस नीश में से किसी ब्रांड को अगर आपके पॉडकास्ट पे आना है तो वो फाउंडर आपको पे करेंगे कि यार हमारे ब्रांड के बारे में थोड़ी बात करनी है, तो आप इस अमाउंट को लो और हमारे साथ एक पॉडकास्ट करो, और उसी पॉडकास्ट को शायद से ब्रांड अपने मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकता है, उसका क्लिप कट के कहीं कहीं शेयर करेंगे। तो पहला हो जाता है पेड पॉडकास्ट। सेकंड है ब्रांड इंटीग्रेशंस। तो मान लो आपके पॉडकास्ट में अभी आप कोई प्रॉप पीछे रख सकते हो ब्रांड का विजिबिलिटी के लिए, या पॉडकास्ट के इंट्रो में आप किसी ब्रांड को शाउट आउट दे सकते हो, या आउट्रो में किसी ब्रांड को शाउट आउट दे सकते हो, या एज अ गिफ्ट हैम्पर भी आप अपने गेस्ट को दे सकते हो, राइट। तो ऐसे भी आप सटल ब्रांड इंटीग्रेशंस करके प्लग इन कर सकते हो। तीसरा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स इस चीज को लेवरेज नहीं करते, कि अपनी कम्युनिटी को मोनेटाइज करना। कि अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी हैं तो आप उसको कम मत समझिए। आप शायद से उनको कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, या कोई कोर्स बेच सकते हो, कोई सर्विस बेच सकते हो जो उनके लिए भी उतना ही वैल्यू एडिंग हो, उनको भी लगे कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी है, और वो आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर से भी अच्छा खासा डिसेंट रेवेन्यू कमा सकते हो अगर आप अपनी कम्युनिटी को मोनेटाइज करने में फोकस करोगे। तो पेड पॉडकास्ट के लिए मतलब कितना प्राइस लोग पे करते हैं? अगर किसी के मान के चलिए 1 लाख व्यूज आ रहे हैं पॉडकास्ट में, तो लगभग कितना वो चार्जेज वगैरह कर रहे हैं? ओके, तो अगर मान लो आपके पॉडकास्ट पे ऑन एन एवरेज 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो इसमें अलग अलग चीजें मैटर करती है कि मार्केट में आपको परसेप्शन कैसा है, आपका कौन से नीश में कंटेंट है, किस टाइप का आपका ऑडियंस है। तो अगर आपको अपने पॉडकास्ट के लिए सही प्राइस डिसाइड करना है तो सबसे पहले अपना ऑडियंस स्टडी कीजिए कि वो 18 to 24 है, 24 to 34 है, या 35 to 45 है। जितना मैच्योर आपका ऑडियंस होगा, जितना पेइंग कैपेसिटी होगा, यस, जितना ज्यादा आपके ऑडियंस का पेइंग कैपेसिटी होगा, उतना ज्यादा आप ब्रांड्स को प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ऑडियंस को स्टडी करना है। उसके बाद ये भी देखिए कि कौन से सिटीज से और कौन से कंट्रीज से ऑडियंस आपको देख रहा है। अगर वो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो अगेन पेइंग कैपेसिटी वहां पे ज्यादा होता है। तो आप ये सारे डेमोग्राफिक्स यूज करके ब्रांड को एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत है, और पॉडकास्ट का एक एडवांटेज ये होता है ना कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। आप एक पॉडकास्ट में से 10-15 शॉर्ट्स और रील्स एडिट करके अपलोड कर सकते हो। तो ब्रांड को जब आप एक ओवरऑल पैकेज देते हो तो ब्रांड के लिए बहुत अच्छा डील बन जाता है। तो अगर आपके 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, अगर आपका ऑडियंस भी बहुत अच्छा है, पेइंग कैपेसिटी वाला ऑडियंस है, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड है कि आप क्लिप्स, पॉडकास्ट के क्लिप्स डाल रहे हो, उसके बाद में रील्स डाल रहे हो, शॉर्ट्स डाल रहे हो, लिंक्डइन पे प्रमोट कर रहे हो, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर रहे हो, तो आप कम से कम 2 या 3 लाख रुपए पर पॉडकास्ट चार्ज कर सकते हो, गिवन ये सारे फैक्टर्स सही है। तो आजकल कई सारे लोग पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मार्केट सैचुरेट हो गया या फिर नहीं? क्योंकि इसमें कोर्सेस भी आ रहे हैं, एंड यूजुअली कहा जाता है कि जब कोर्सेस वगैरह आने लगते हैं तो और ज्यादा सैचुरेशन आ जाती है। करेक्ट। नहीं यार देखो, इंडस्ट्री ऑब्वियसली काफी बड़ी तो हो गई है। जो पहले थी 2 या 3 साल पहले जहाँ पे थी, वहां से काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये डेमोक्रेटाइज अभी हो गया ना, क्योंकि पॉडकास्टिंग स्टूडियोज बन चुके हैं। तो लोगों को इक्विपमेंट रेंट करने की जरूरत नहीं है, घर पे स्टूडियो बनाने की जरूरत नहीं है, वो जाके रेंट पे ले सकते हैं। एक स्टूडियो को 1,500-2 हज़ार रुपए पर आवर के हिसाब से स्टूडियोज मिलते हैं, तो वो आप उतना ज्यादा शूट कर सकते हैं कम कॉस्ट में, जिसकी वजह से काफी सारे लोग पॉडकास्टिंग में एंटर कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सैचुरेट हो गया, क्योंकि आप एक स्टैटिस्टिक्स को ये भी देखो ना कि इंडिया में 500 या 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट का ही एक्सेस नहीं है। तो जो लोग ज्यादा, हम टियर 1-2 सिटीज में रह रहे हैं जिनके हमारे पास एक्सेस है इंटरनेट का, इसलिए हमको लग रहा है कि हाँ शायद से पॉडकास्टिंग सैचुरेट हो गया, क्योंकि आपके और हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम फीड पे सिर्फ पॉडकास्ट दिख रहा है। लेकिन काफी एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऐसा है जिनका इंटरनेट ही नहीं है। तो ये लोग भी जब इंटरनेट पे आएंगे तो ये भी कंटेंट नए तरीके से डिस्कवर करेंगे। और अगर हम दूसरे तरीके से भी इस चीज को देखें तो मान लो जो 500-600 मिलियन लोगों के पास में इंटरनेट है, उसमें से कितने लोगों के पास पॉडकास्टर्स, मतलब अगर आप ओवरऑल पॉडकास्टर्स का सब्सक्राइबर्स भी ऐड करो तो 45-50 मिलियन के ऊपर नहीं होगा, और 600 से 700 मिलियन लोगों के पास में इंटरनेट है। और ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में पॉडकास्ट करते हो तो आप ग्लोबल भी जा सकते हो, ग्लोबल पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो पॉडकास्टिंग अगले 5 से 10 साल कहीं नहीं जाने वाला है, और हमेशा एक टॉक शो फॉर्मेट का नीड हमेशा रहेगा इंटरनेट पे।
तो आप लोगों ने भी एक कोर्स लॉन्च किया है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस में, यस उसमें शायद आप भी को फाउंडर हैं। यस तो आपको नहीं लगता है कि जब हम कोर्स के थ्रू किसी को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो फिर क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में, एक स्टाइल में उनको बता रहे हैं कैसे करना है, वैसे करना करेक्ट है। करेक्ट। तो देखो स्किल हाउस में ना हमारा फोकस ये रहा है कि हम स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में उस कोर्स को डिजाइन करें कि हमारे जो लर्निंग्स है या हमारे जो मिस्टेक्स है हम उनके बारे में ज्यादा बात करें, ताकि बाकी जो लोग हैं वो सेम मिस्टेक्स ना करें। तो स्किल हाउस में हमारा यही फोकस रहा है कि लोगों को हम टेक्निकलिटीज तो सिखाई दें, बट उसके साथ साथ उनको हम माइंडसेट भी सिखाएं कि पॉडकास्टिंग को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। जो आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो हर जगह कॉमन तो रहेंगे, वो बेसिक्स हर जगह कॉमन रहेंगे। तो हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, बट उसके ऊपर हम ये भी सिखा रहे हैं कि आप क्रिएटिवली कैसे अपने पॉडकास्ट को दूसरे के पॉडकास्ट से डिस्टिंग्विश करके एक अलग आइडेंटिटी बना सकते हो। तो जो पॉडकास्टिंग का कोर्स है स्किल हाउस में, वो मतलब मैंने भी बाय किया हुआ है स्टैंडर्ड, तो मुझे लगता है काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव है उसका, प्लेटिनम मेंबरशिप वगैरह। ओके तो मतलब क्या लोगों का क्या मतलब वो है, कमेंट वगैरह करते हैं कि भाई ये महंगा, या फिर क्या है आपका, क्या मतलब अभी Correct. तक क्या कमेंट सुनने को मिला है? करेक्ट। तो देखो हमने लेयर्स इसीलिए बनाया ना क्योंकि हम हम्म। अलग अलग तरीके के सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड कोर्स है हमारा, वहाँ पे हम ओवरऑल रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलते हैं, जहाँ पे आपको पॉडकास्ट शुरू करने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए और जितनी नॉलेज चाहिए हमने उसको दे रखी है। तो काफी सारे लोग हैं जिनको पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, वो उस कोर्स को लेके कर सकते हैं। तो वो हमने अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा है, 2499 में वो आता है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो नॉर्मली। बट हमारे जो गोल्ड और प्लैटिनम है उसमें हम एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर करते हैं, जहाँ पे हम लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शंस करते हैं। तो उनको एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी मिलते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे टीम लीडर्स है फिलहाल, जो ओवरऑल इस चीज को मतलब लीड कर रहे हैं, तो जैसे एडिटिंग टीम के लीड, आउटरीच टीम के लीड, फिर प्रोडक्शन के लीड, उसके बाद में बिजनेस डेवलपमेंट की लीड, ये सारे लोगों के साथ वन ऑन वन कॉल भी, वन ऑन वन नहीं ग्रुप कॉल्स करते हैं, बट वहाँ पे वन ऑन वन Q&As होते हैं। तो हमारे जो 2-2 घंटे का हम टाइम देते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी पॉडकास्टर को, कि आप आपका जो सवाल है वो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। और हमने पिछले 5 साल से पॉडकास्टिंग किया है, तो वो सारा जो लर्निंग्स है वो आपको 1-2 घंटे के कॉल पे मिल जाता है। ऐसे 4 कॉल्स होते हैं। और प्लैटिनम में हमने एक स्टेप आगे जाके ये भी किया कि हमने एक इन पर्सन इवेंट रखा है, ताकि जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो वो बहुत अच्छी रहे। और जो हमारा इवेंट होता है वो ऑफिस में होता है, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम दिखाने का ट्राई करते हैं कि एक पॉडकास्टिंग कंपनी को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगेगा। उसके साथ साथ वहां पे हमने एक ईयर लॉन्ग मेंबरशिप दी है। तो 1 साल के लिए जब वो जुड़ते हैं हमारे साथ, 1 साल के लिए जुड़ते हैं, और उसमें हम उनके साथ मंथली कॉल्स भी करते हैं, जो स्ट्रेटेजी में उनको हेल्प करते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमको रीच आउट करते हैं, हम उसमें हेल्प करते हैं। तो वो बहुत ही एक हैंड होल्डिंग का तरीका होता है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें हम 1 साल का कमिटमेंट लॉक कर रहे हैं। तो मेरा रिव्यू जो स्टैंडर्ड मेंबरशिप जो मैंने लिया है, तो उसमें मुझे लगता है वो बहुत सारा कंटेंट उसमें लॉक्ड है, जो प्लेटिनम में शायद या उसके नेक्स्ट में। यस तो उसमें और थोड़ा कंटेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें और कुछ वीडियोज होंगे और टॉपिक से रिलेटेड, तो वो थोड़ा अच्छा रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, मतलब बेसिक में भी। गॉट इट। ठीक है, तो मैंने उस कोर्स से मतलब कुछ इंसाइट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, एंड मैं चाहूंगा कि आप उसमें और थोड़ा एक्सप्लेन करें। श्योर। तो उसमें एक मैंने इंसाइट उसमें निकाला कि स्टार्ट नीश गो जनरल इन लॉन्ग टर्म। यस, तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके। तो देखो दोनों अप्रोच हो सकते हैं। आपको पहले ये देखना है कि अगर आप नीश में पॉडकास्ट कर रहे हो, नीश में ज्यादातर वो लोग पॉडकास्ट करेंगे जो ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स है और उनको उनके बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो कोई डॉक्टर है, उनको अपने लिए ज्यादा क्लाइंट्स लाने हैं या ज्यादा आईबॉल्स चाहिए उनके मार्केटिंग के लिए, तो ऐसे लोग नीश में स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर नीश में स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपका सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड नीश है, तो आप उसमें भी स्टिक करके रह सकते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल पॉडकास्टर हो जिसमें शायद से आपका कोई बिजनेस का इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन जब आप नीश में स्टार्ट करोगे तो आप शायद से कंफर्टेबल हो जाओगे उस नीश में, क्योंकि आपको पता है कि हाँ इस चीज के बारे में मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन एक पॉइंट के बाद में आपका नीश खत्म हो जाएगा, शायद से उतने अच्छे गेस्ट आपको उस नीश में नहीं मिलेंगे, और लोग भी जो है उस नीश में जो कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो एक पॉइंट के बाद में या तो आपके व्यूज ड्रॉप हो जाएंगे, या तो आपके एंगेजमेंट ड्रॉप होगा, या ओवरऑल लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले नीश में आप शुरुआत करो, बट फिर आपको मतलब मासी जनरल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को एक ही टाइप का कंटेंट नहीं देखना है, या जितने लोगों को उस एक टाइप का कंटेंट देखना था उन्होंने देख लिया। तो आपको अगर आपका ऑडियंस को बढ़ाना है तो इसके लिए आपको ओवरऑल जाके जनरलाइज्ड पॉडकास्ट भी बनाना पड़ेगा, ताकि आप हर चीज को कवर करो, हर टाइप के ऑडियंस को कवर करो। तो अगर जनरल हमारा निश रहता है, कुछ भी हम लोग हर टॉपिक के बारे में बात अगर करते हैं, तो उसमें रेवेन्यू एंड ग्रोथ में भी इम्पेक्ट करता है। यस, मतलब वो ज्यादा ग्रोथ देगा। यस, क्योंकि देखो जब आप नीश में करोगे ना, तो नीश में आप पैसा कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप पैसा नहीं कमा सकते, बट नीश में आप आपके बिजनेस को ग्रो करके पैसा कमा सकते हो, अपने ऑडियंस को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो, या उस नीश के जो टॉप ब्रांड्स हैं
जिनको मार्केटिंग चाहिए उनके साथ में आप पैसा कमा सकते हो। बट एक पॉइंट के बाद में जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आपको पॉडकास्ट बंद करना पड़ेगा। अच्छा। तो उस चीज को बंद करने की जगह जब आप मासी अप्रोच लोगे तो आप हर टाइप की ऑडियंस तक रीच आउट कर रहे हो, आप ओवरऑल सब लोगों को केटर कर रहे हो, तो फिर आपका पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली नंबर वाइज ग्रो करेगा। जब वो नंबर वाइज ग्रो करेगा तो ब्रांड्स भी आएंगे, फिर आप खुद का कम्युनिटी भी बेटर बेच सकते हो, तो आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा रहेगा जब आप मासी भी जाओगे या जनरलाइज अप्रोच भी आप लोगे तब। उसके बाद जो दूसरा इंसाइट है कि इट्स नॉट नॉलेज बेस्ड, इट्स पर्सनालिटी बेस्ड। यस, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें दो भी तरीके होते हैं, ठीक है। एक है कि होस्ट और गेस्ट, हम इसको दोनों लेंस से देखेंगे, ठीक है। तो आपको ओवरऑल आपके पर्सनालिटी को हाईलाइट करना है और आपको आपके गेस्ट के पर्सनालिटी को भी बाहर लेके आना है। क्योंकि क्या होता है, तो मान लो अगर हमें किसी पॉलिटिशियन के साथ में मान लो इंटरव्यू करना है, पॉडकास्ट करना है, ठीक है। अभी पॉलिटिशियन से लोग हमेशा पॉलिटिकल सवाल पूछेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में या कोई policy के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, पॉलिसी के बारे में एक्सेट्रा। अभी वही तरीके का कंटेंट उनको जर्नलिस्ट भी पूछते हैं, मीडिया भी पूछते हैं और हर कोई उनको वही टाइप का कंटेंट पूछता है। तो अगर आपको आपके पॉडकास्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आप अगर उसी फिर से नॉलेज बेस्ड ओरिएंटेड में जाओगे तो वो सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन और 100 जगह पे अवेलेबल। लेकिन अगर आप उनसे एज अ पर्सन बात करोगे, उनकी पर्सनालिटी को ज्यादा बाहर लेके आओगे, तो चांसेस है कि आपका पॉडकास्ट ज्यादा बेटर चलेगा। तो हमेशा टॉक टू द पर्सन एंड द पर्सनालिटी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द नॉलेज ओरिएंटेड कि हाँ इस पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है या इस ओवरऑल प्रॉब्लम के बारे में क्या बोलना है। तो इसीलिए आपको हमेशा पर्सनालिटी बेस्ड जाना चाहिए, क्योंकि जो उनके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जो उनके प्रोफेशन से या उनके नॉलेज से रिलेटेड है, वो ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। सेम आपको एज अ होस्ट भी वही करना पड़ेगा कि आप आपकी नॉलेज शायद से मे भी दिखा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग आपके पॉडकास्ट को एज अ गेस्ट, मतलब आपके गेस्ट को सुनने के लिए आए, तो वहां पे आप आपकी पर्सनालिटी मेंटेन करके रखो और गेस्ट को भी ज्यादा बोलने दो। तो ओवरऑल आप आपकी पर्सनालिटी दिखाओ, गेस्ट की पर्सनालिटी को बाहर लेके आओ और लोगों को वो कॉन्वर्सेशन एंजॉय करने दो, क्योंकि नॉलेज बेस्ड पॉडकास्ट ना बहुत ज्यादा हैवी भी हो जाता है आगे जाके। तो इसीलिए हमेशा पर्सनालिटी पे ज्यादा फोकस करिए। आपने पॉलिटिशियंस की बात करी, तो फर्स्ट टाइम जब टीआरएस में पॉलिटिकल पॉडकास्ट आए थे उस टाइम काफी ज्यादा ट्विटर वगैरह में चल रहा था कि ये पेड था या फिर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं यार, पेड ऑब्वियसली नहीं था। और अगर आप हमें एज अ प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी दोगे कि हम इंडिया के जो टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको अगर इंटरव्यू करें, और ये भी है ना कि वो लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने उनको चुन के वहां पे भेजा, और इतने बड़े लोगों को अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे हमसे बात करने के लिए, तो हम ऑब्वियसली उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे। तो उसमें कोई पेड है या स्पॉन्सर्ड है या एक तरीके के पार्टी को प्रमोट करने के लिए क्या है, वो जो नैरेटिव्स है सारे झूठ है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि एज अ प्लेटफॉर्म भी हमें सेंस बनाता है कि अगर किसी पर्सन को आके उनके व्यूज एक्सप्रेस करना है ओवरऑल पब्लिक के लिए, तो हम ऑब्वियसली करेंगे। और जितने लोग मान लो ट्विटर पे कैंसिल भी कर रहे थे, तो काफी सारे, मतलब उससे कई ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको पॉडकास्ट पसंद भी आया, क्योंकि हमें जनता के सवाल पूछने हैं, हमें जनता के लिए पॉडकास्ट करना है। तो अगर जनता को किसी को देखना है और हम वो प्लेटफॉर्म है, तो हम डेफिनेटली उन गेस्ट को लेके आएंगे अपने पॉडकास्ट के लिए। इसी के साथ मैंने और एक चीज आप लोगों के वीडियोज में देखा है, मशीन गन वर्सेस स्नाइपर स्ट्रेटेजी। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो जैसे मशीन गन होती है ना, आप एक साथ बहुत ज्यादा फायर कर सकते हो, और स्नाइपर पे आप एक टाइम पे एक ही गोली और बहुत निशाना लगा के आपको करना पड़ता है, ठीक है। कि ऐसे ही हमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए मशीन गन स्ट्रैटेजी बनाई है कि जैसे ही हमारा कोई भी पॉडकास्ट लाइव हो, तो पूरे इंटरनेट पे लोग सिर्फ हमारे ही पॉडकास्ट के बारे में जाने और बातें करें। तो उसके लिए हम कैसे, मतलब इंटरनेट पे क्या चलता है, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ज्यादा शॉर्ट्स चलते हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स चलते हैं। तो हमारा फोकस हमेशा ये होता है कि अगर एक पॉडकास्ट है और अच्छा पॉडकास्ट है, तो उसमें से हम जितने ज्यादा रील्स निकाल के उसी टाइम पे पॉडकास्ट लाइव होने के बाद में उन रील्स को मशीन गन की तरह एक के बाद एक फायर करेंगे, तो बहुत सारे लोगों तक वो कंटेंट पहुंचेगा। क्योंकि एक रील अलग अलग टाइप के ऑडियंस को केटर करता है, तो इतने सारे लोगों तक जब वो कंटेंट पहुंचेगा और इंटरनेट पे उनको सिर्फ वही कंटेंट बार बार दिख रहा है, तो उनकी क्यूरियोसिटी भी रहेगी, यार इस पॉडकास्ट में ऐसा क्या है, मैं भी जाके देखता हूँ। तो वो जो पॉडकास्ट का ओवरऑल नंबर गेम है वो सॉर्टेड हो जाता है मशीन गन के थ्रू। तो आपके जो व्यूज होते हैं, जो आपको एंगेजमेंट चाहिए, वो मशीन गन के थ्रू आपको मिल जाता है बहुत अच्छे से। तो कोई भी एक सेलिब्रिटी पॉडकास्ट हो या ऐसा पॉडकास्ट हो जहाँ पे हमको मासेस को केटर करना है, तो मशीन गन अप्रोच यूज करते हैं। बट एट द सेम टाइम कोई बहुत नॉलेज ओरिएंटेड पॉडकास्ट हो जहाँ पे हमने टेक्निकलिटीज के बारे में बात की है या बहुत रिसर्च ओरिएंटेड बात की है, वहाँ पे मशीन गन नहीं अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें लोगों को उस पॉडकास्ट में से जितना ज्यादा अच्छा नॉलेज है वो हमें दिखाना है। तो शायद से मशीन गन स्ट्रैटेजी में वो नॉलेज कहीं ना कहीं मिस आउट हो सकती है। तो वहाँ पे हम स्नाइपर राइफल अप्रोच यूज करते हैं कि बहुत ही टारगेटेड, वेल एडिटेड, वेल रिसर्च शॉर्ट कंटेंट पीस रहेगा, बट वो जिस ऑडियंस तक पहुंच रहा है वो ऑडियंस डेफिनेटली पॉडकास्ट को देखे, ऐसा हमारा अप्रोच रहेगा। तो कोर्स में मैंने और एक इनसाइट्स नोटिस किया जिसमें शेयर किया गया था कि सिस्टम्स एंड टीम
Yes. मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल्स एंड हार्ड वर्क। यस तो सिस्टम्स एंड टीम किस तरह मतलब बना सकते हैं? ठीक है। तो देखो एज अ पॉडकास्टर या हम्म। एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ कोई भी बिजनेस आप देख लो, अगर आपको ग्रो करना है तो एक सिस्टम ही होगा जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। क्योंकि आप एज अ बिजनेस ओनर अगर अपने ही बिजनेस में पूरा घुसे हुए तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका डेली ऑपरेशंस में टाइम जा रहा है, आपका फालतू प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम जा रहा है, आप कैसे ग्रो करोगे? क्योंकि आपको एट द सेम टाइम सोचना है कि मैं पॉडकास्ट को कैसे बेटर करूँ, बेटर गेस्ट कौन से लाने चाहिए, मैं अपने सवाल पूछने का तरीका कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ कि बेटर आंसर्स मिले, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो इसीलिए आपको फोकस ये करना है कि आप सिस्टम्स बिल्ड करो कि अगर शूट होने वाला है आपका पॉडकास्ट तो उसका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप एडिट कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए। अगर आपके थंबनेल्स बना रहे हो, टाइटलिंग कर रहे हो, उसका एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इन स्टैंडर्ड्स को आप सिस्टमाइज कर सकते हो सिस्टम्स के थ्रू कि अगर शूट करना चाहिए तो लाइटिंग सेटअप क्या होना चाहिए, कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसका शूटिंग सेटअप क्या होना चाहिए, जब एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग की गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए कि किस तरीके की एडिटिंग होनी चाहिए, किस तरीके बी रोल्स यूज करने हैं, किस तरीके के एंगल कटिंग करने हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एसओपीज बना के अपने ओवरऑल सिस्टम्स को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। और जब आपकी टीम्स, जब आप सही लोगों को लोगे अपने टीम में जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो डेडिकेटेड है और जो बिलीव करते हैं कि उनको ग्रो करना है, शायद से उनके पास उस टाइम पे शायद से इतना स्किल सेट ना हो, बट अगर उनमें डेडिकेशन है तो वो 3 महीने में स्किल्स ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं। इसलिए हमारे लिए सिस्टम्स और हैविंग गुड टीम मेंबर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अ बैड टीम मेंबर हैविंग अ स्किल सेट। तो अभी बियर बाइसेप्स में कितने लगभग लोग हैं काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 80 लोग हैं। अच्छा, जो मतलब सिर्फ पॉडकास्ट में ही काम करते हैं? यस, जो हमारा ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन है उसमें ही काम करते हैं, बट मेजॉरिटी हम पॉडकास्ट में ही काम करते हैं, तो मेजॉरिटी टीम पॉडकास्ट में ही काम करता है। तो आजकल मतलब बहुत सारे लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम भी करना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कई सारे हैं क्रिएटर इकोनॉमी में। तो अदर जो कॉर्पोरेट जॉब्स है उसके कंपैरिजन में इस फील्ड में जॉब करना मतलब किस तरह अलग है? अच्छा है या बुरा है? मेरे हिसाब से जो क्रिएटर इकोनॉमी है ना वो बहुत ही ज्यादा एम्पावरिंग है। क्योंकि अगर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट के जो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि लोगों को आईटी में जॉब नहीं मिल रहा है, इंजीनियरिंग जो लोगों ने मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग की है, मेरा खुद का एक दोस्त है जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है, बट उसका वो 15,000 रुपीज पर मंथ के सैलरी पे काम कर रहा है इंजीनियरिंग करने के बाद, इतने लाखों रुपए एजुकेशन में डालने के बाद। जबकि तो वो हो गया ट्रेडिशनल एजुकेशन आपका। लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी में अगर आप एक वीडियो एडिटर हो और अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हो तो आप स्टार्ट आउट भी करोगे ना तो आपको 25 to 30,000 रुपीज मिलता है। और आप उसमें अपना प्रोडक्शन क्वालिटी ऊपर करोगे, आपका एडिटिंग गेम ऊपर करोगे, टाइमलाइंस को कैसे आप शॉर्ट कर सकते हो उस पर ध्यान दोगे तो आप इजीली 40-50,000 रुपीज भी कमा सकते हो और उसके ऊपर भी कमा सकते हो। और ये मैंने सिर्फ एक वीडियो एडिटर की बात की है। ऐसी थंबनेल डिजाइनर्स का अलग होता है, ऐसी कंटेंट जो यूट्यूब बैकएंड जिनको आता है वो लोग अलग होते हैं। तो क्रिएटर इकोनॉमी बहुत जल्दी आपको एम्पावर करता है और जो एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व करती है। तो अच्छा है, डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द क्रिएटर दैट यू आर वर्किंग विद। तो यहाँ पे रणवीर भाई है, मनीष भाई है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए ऑफिस में से आप किसी को भी पूछोगे आपका एक्सपीरियंस कैसे है काम करना है, हर कोई अच्छा ही बोलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि क्रिएटर इकोनॉमी में आप काम कर रहे हो तो आप कौन से क्रिएटर के साथ में काम कर रहे हो। क्रिएटर अच्छा है तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ सॉर्टेड ही रहेगी क्योंकि क्रिएटिव काम में आपको ही मजा आएगा। बट अगर जो क्रिएटर है या जो ओनर है वो अगर अच्छे नहीं है तो शायद से फिर आपको डिफिकल्टी हो सकती है। बट मनी वाइज ये फिर भी अच्छी इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग अगर वीडियोज में देखेंगे उनके वीडियोज में तो कमेंट वगैरह आता है मैं भी काम करना चाहता हूँ। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? तो देखो आपको है ना हमारी हायरिंग्स पे बहुत क्लोजली ध्यान रखना पड़ेगा। और careers@beerbiceps.com ये हमारी ईमेल आईडी है जहाँ पे हम स्काउट करते रहते हैं। तो वो जब भी हमें कोई हायरिंग के लिए चाहिए तो हम careers@beerbiceps.com पे सर्च करते हैं। तो वीडियो एडिटर, अगर आप वीडियो एडिटर हो, थंबनेल डिजाइनर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हो, तो आप आपके जितने भी ओवरऑल पोर्टफोलियोज हैं वो सब यहाँ पे लोग भेज सकते हैं। और जब हम स्कैन करेंगे हमें जो प्रोफाइल्स अच्छे लगेंगे हम उनको इंटरव्यू करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि द रणवीर शो TRS मतलब वन ऑफ दी मतलब टॉप पॉडकास्ट क्यों है? मतलब ये हो सकता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है या फिर क्वालिटी का क्या है? ओके तो देखो काफी लोग यही सवाल पूछते हैं कि TRS ऐसे इतने लेवल तक क्यों ग्रो कर पाया। आई थिंक एक है कि हमने हमारे सिस्टम्स और प्रोसेस ना बहुत अच्छे से फाइन ट्यून किए। हमने उनके ऊपर बैठ के जब तक एक आइडियल सिस्टम नहीं बनता है तब तक हम उस चीज़ के ऊपर अपना सर फोड़ते हैं कि क्यों नहीं आउटपुट आ रहा है या क्यों इस चीज़ पे इतना टाइम लग रहा है, इसको हम कैसे कट डाउन कर सकते हैं। तो हमने हमारी टीम बहुत सॉलिड बिल्ड की है, हमने हमारे प्रोसेस बहुत सॉलिड बिल्ड किए हैं। तो आज अगर रणवीर अगले 2 महीने के लिए भी छुट्टी पे चले जाएं तो भी हम अगले 3 महीने के लिए कंटेंट अपलोड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस है कि हमने टीम और प्रोसेस बहुत अच्छे से बिल्ड किया। उसके अलावा जो हमें ग्रोथ मिली
क्योंकि हमने टीम अच्छे से बिल्ड की, तो उन लोगों को पता है कि लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में क्या चलता है, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में क्या चलता है, क्योंकि हमारी टीम बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है फॉर शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट गेस्ट, जो ओवरऑल क्वेश्चंस पूछने हैं उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमको ये समझना है कि ऑडियंस को क्या देखना है। तो जब हम उस चीज़ को क्रैक करते हैं ना, तो नंबर्स ऑटोमेटिकली आते हैं, क्योंकि हम वही चीज़ पूछते हैं या वही कंटेंट बनाते हैं जो लोगों को देखना है, और इसकी वजह से हमारे नंबर्स बहुत सॉलिड आते हैं। अब क्योंकि हमारे नंबर्स अच्छे आते हैं, तो कोई भी सेलिब्रिटी हो या जिस किसी को भी रीच चाहिए वो टीआरएस पे आता है, तो हमारे गेस्ट जो है वो भी सॉलिड आता है। तो क्योंकि हमने टीम्स, सिस्टम्स, प्रोसेस और लोगों को किस टाइप का कंटेंट देखना है उस टाइप का कंटेंट बनाया है, तो इसीलिए बहुत अच्छे गेस्ट आए, और बहुत अच्छे गेस्ट आए इसलिए पॉडकास्ट भी चला है। आई थिंक ये 2-3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से टीआरएस लीडिंग पॉडकास्ट है हमारी कंट्री में। तो टीआरएस में जितने भी गेस्ट है वो ज्यादातर इनबाउंड होते हैं या फिर आप लोग रीच आउट करते हैं इधर से? दोनों तरीके होता है। इनबाउंड भी काफ़ी सारी क्वेरीज आती है, हम खुद से भी काफ़ी लोगों को रीच आउट करते हैं, तो आई वुड से 50-50 है, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरीके से। तो अभी तो ये वन ऑफ द टॉप पॉडकास्ट है, तो जब आप रीच आउट करते हैं तो रिजेक्शंस वगैरह मिलते हैं या फिर लोग हाँ बोल देते हैं? तो रिजेक्शंस नहीं मिलते हैं नॉर्मली। अगर किसी गेस्ट को नहीं ही करना है या कोई कैमरा पे कंफर्टेबल नहीं है, तो उस केस में वो लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो हम शायद से इस पॉडकास्ट पे नहीं आ पाएंगे। लेकिन काफी सारे लोग जो होते हैं वो हाँ बोलते हैं। मे बी हम उस टाइम पे उनके साथ पॉडकास्ट ना शूट कर पाए। जैसे हमने अगर अक्टूबर में उनको रीच आउट किया तो शायद से बोलेंगे हम फरवरी में कर सकते हैं, जनवरी में कर सकते हैं, ऐसा डेट देंगे, बट रिजेक्शंस बहुत कम होते हैं इस पॉइंट पे। एंड डू यू थिंक कि आप मुंबई से हैं, मतलब रणवीर भाई मुंबई से इसलिए ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है? अगर कोई थोड़े छोटे शहर में शुरू कर रहा है पॉडकास्टिंग तो वहाँ पर थोड़ी कम ग्रोथ मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सही टीम बनानी है। एंड आई फील अगर आप छोटे शहर में हो तो लोगों में जज्बा भी बहुत ज्यादा होता है कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, या मुझे अपने घर, क्योंकि काफी सारे लोग ना अपने फैमिली को छोड़ के दूर आते हैं काम करने के लिए। वो शायद से गाँव छोड़ के एक शहर में जा सकते हैं। तो एक कोई छोटा शहर भी है, वहां पे आप बस अगर सही लोगों को चुनोगे और उन लोगों को अगर समझ है काम की, तो आप कोई भी छोटे शहर में ग्रो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मुंबई में आके ही ग्रोथ मिलेगी। डेफिनेटली मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर अवेलेबल है। जो लोग चाहिए इस गेम को लेवल अप करने के लिए, जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुंबई में डेफिनेटली एक स्किल्ड मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से यहाँ पे मे बी लोगों को ज्यादा इजीली ग्रोथ मिल सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं कि आप छोटे शहर से ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको सही टीम बनानी है और सही प्रोसेसेस सेट करने, आप इजीली ग्रो कर पाओगे। सो डू यू थिंक कि पॉडकास्टिंग थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है कंटेंट क्रिएशन का, क्योंकि इसमें स्टूडियो वगैरह में काफ़ी खर्च आ जाते हैं एंड एवरीथिंग अगर आप देखते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है? पॉडकास्टिंग वैसे देखने में लगता होगा लोगों को एक्सपेंसिव है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना बड़े पॉडकास्ट को देख रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक स्टूडियो बना हुआ है, बहुत हाई प्रोडक्शन क्वालिटी एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है, आप आपके फ़ोन के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो। 2 कुर्सी लगा दो और बात करो, क्योंकि हमेशा कंटेंट में दम होना चाहिए। जो बाकी सारी चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है, उसके बाद में कौन से गेस्ट आ रहे हैं, सारी चीज़ें सेकेंडरी है। आप बहुत बेहतरीन गेस्ट को भी आप बुलाओगे, लेकिन आप सही सवाल नहीं पूछोगे ना, तो पॉडकास्ट नहीं काम करने वाला। वो शायद से क्लिक्स आ जाएंगे, लेकिन जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा कुछ नहीं कि पॉडकास्टिंग एक्सपेंसिव है। आप आपके फोन से स्टार्ट करो, 2 कुर्सी लगा के यार दोस्तों के साथ में बातें करो, लेकिन उन बातों में, उस कंटेंट में दम है ना, तो आपका पॉडकास्ट पिक करेगा। तो ये मिसकंसेप्शन है कि पॉडकास्टिंग एक्सपेंसिव है, आपको बहुत अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, आपको बहुत ज्यादा कैमरा क्वालिटी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। कंटेंट आप सही रखो, ऑडियो क्वालिटी आप डिसेंट मेंटेन करो, क्योंकि पॉडकास्ट ऑब्वियसली लोग सुनेंगे। अगर ऑडियो बुरा हुआ तो शायद से लोग पॉडकास्ट को नहीं सुनेंगे। तो आप ऑडियो क्वालिटी पे डिसेंट फोकस रखो, और वो आप आपके नॉर्मल फोन के माइक से भी करोगे तो भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्सपेंसिव है, कोई भी इस चीज को कर सकता है। तो अगर कोई एक अच्छा पॉडकास्टर बनना चाहता है तो मतलब अपने ऊपर किस तरह मेहनत करे, कि क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए जिससे वो अच्छे से पॉडकास्ट कर सकता है? ओके, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि कंटेंट क्रिएशन इज अ शेफ्स जॉब। आप लोगों को खाना खिला रहे हो, और आपको उनको वो खाना खिलाना है जो उनको पसंद है या जो उनको खाना है। आप खुद के हिसाब से अगर उनको खाना खिलाओ कि यार मुझे लगता है लोगों को ये खाना खाना चाहिए, लोग नहीं खाएंगे। तो सिमिलरली एज अ पॉडकास्टर आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए समझने की कि लोगों को किस टाइप का कंटेंट चाहिए। सबसे पहले वो है। सेकंड, उसके बाद में आप कितने अच्छे लीडर हो, क्योंकि आप सब चीज खुद नहीं कर सकते हो, आपको एक टीम बनाना पड़ेगा। तो एक टीम बनाना और उस टीम को चलाना बहुत हेडेक का काम होता है। तो अगर आप में वो लीडरशिप कैपेबिलिटीज नहीं होंगी तो लोग आपके साथ नहीं टिकेंगे। अगर अच्छे लोग आपके साथ नहीं टिकेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि लोगों को कैसे ग्रो करने में हेल्प करना है ताकि आपका पॉडकास्ट भी ग्रो हो। थर्ड है कि आपको इस चीज में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो आपको गिव अप नहीं करना है।
तो जो लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं उनका कंटेंट क्रिएशन जर्नी छूट जाता है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको इस चीज में लगे रहना है। तो आप में वो एक दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं इस चीज को करूंगा। बाकी जो चीजें, जो टेक्निकल चीजें कि एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको कंटेंट कट अच्छे से करना चाहिए, वो सारी चीजें वो आप ओवर द टाइम जर्नी में एक्वायर कर लोगे। लेकिन ये 3 चीजें आपको मेन है कि आपको समझना चाहिए लोगों को क्या चाहिए, लोगों को इस टाइप का कंटेंट देखना है। तो इसके लिए आपको समझ होनी चाहिए उतनी ज्यादा, आपको एक अच्छा लीडर बनना है और आपको दृढ़ता रखनी है। अगर आप ये 3 चीजें कर लोगे ना, आप बहुत अच्छे से स्केल करोगे। और लोगों से जो गेस्ट है उनसे किस तरह सवाल पूछ रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो यस, टीआरएस में अगर एक एपिसोड आ रहा तो उसके पीछे कितना रिसर्च होता है? बहुत ज्यादा रिसर्च होता है। क्योंकि मान लो वही गेस्ट अगर 4 अलग पॉडकास्ट पे गए हैं या उनके अलग रीसेंट इंटरव्यूज हुए, तो लोग शायद से ये भी हो सकता है उनके रीसेंट इंटरव्यूज हमारे एपिसोड के पहले लाइव जाएंगे, तो लोग शायद से वो चीज सुनेंगे। तो कोई क्यों उसी आदमी का चौथा इंटरव्यू या 5वां इंटरव्यू देखेगा? तो इसीलिए आपको रिसर्च ये करना है कि इनको हम क्या ऐसे सवाल पूछेंगे जो आज तक शायद से किसी ने नहीं पूछे, या इनके साथ हम कौन सी ऐसी कॉन्वर्सेशन ओपन अप करेंगे जो आज तक इनके साथ किसी ने नहीं पूछा। तो नॉर्मली अगर आप किसी पॉलिटिशियन के साथ में बात कर रहे हो तो आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे आप पॉलिसीज के बारे में पूछो। लेकिन अगर आप उनको उनके बच्चों के बारे में पूछ रहे हो या उनके फैमिली के बारे में पूछ रहे हो, उनके कॉलेज के दिनों के बारे में पूछ रहे हो, तो शायद से उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए हम टीआरएस में बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं कि किस तरीके का कंटेंट इस गेस्ट को किसी ने अब तक नहीं पूछा है, हम क्या अलग फ्लेवर ला सकते हैं उस ओवरऑल पॉडकास्ट में और कैसे इस चीज को अलग से प्रेजेंट कर सकते हैं गेस्ट के सामने। आजकल कई सारे पॉडकास्ट मल्टी होस्ट के साथ भी लोग बना रहे हैं। तो मतलब आप लोगों ने कभी डिसाइड किया या सोचा इसके बारे में कि हम लोग भी मल्टी होस्ट या मल्टी गेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड हाँ, डेफिनेटली हमने सोचा है, हम जल्दी इसके साथ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। बट उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और टाइम है। फिलहाल हम 1-on-1 ही कंटेंट देख रहे हैं क्योंकि रणवीर के लिए वो फॉर्मेट ज़्यादा कंफर्टेबल है और हमको भी यही चाहिए कि एक गेस्ट अगर आ रहे हैं तो हम उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दें, उनसे ज़्यादा बेस्ट कंटेंट निकालें। तो हमने काफ़ी बार सोचा है कि ये इस फॉर्मेट को ट्राई करना है, बट अभी हमने उस चीज़ को होल्ड पे रखा है। मे बी 6 महीने बाद हम उस कंटेंट को ट्राई करेंगे। तो पॉडकास्टिंग का फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है? पॉडकास्टिंग का फ्यूचर यार बहुत ब्राइट है क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा पॉडकास्टर्स आएंगे, ज़्यादा पॉडकास्टर्स ग्रो करेंगे और जैसे ज़्यादा रीजनल पॉडकास्टर्स भी आएंगे, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट सिर्फ हिंदी में या इंग्लिश में ही है ज़्यादा। तो जब मराठी पॉडकास्ट होंगे, फिर उड़िया में पॉडकास्ट होंगे, बंगाली में पॉडकास्ट होंगे, तमिल में, तेलुगु में पॉडकास्ट होंगे, तो ओवरऑल पॉडकास्टिंग क्रिएटर जो इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो करेगी। जितना ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतने ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे, जितना ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। तो पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में आने वाला है। तो कोई भी यंग पॉडकास्टर है तो आप गिव अप मत करो, आप इस इंडस्ट्री में लगे रहो। अगर आपने 1-2 साल अच्छे से सस्टेन कर लिया और उसके बाद में जब आपका ग्रोथ होगा ना, तो आपको वो सीधा जे कर्व दिखेगा, आपकी इनकम 1x की जगह सीधा 10x हो जाएगी। तो इतना इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। तो डू यू थिंक कि मतलब कोर्स लेना चाहिए सबको या फिर खुद से भी लोग कर सकते हैं अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो? देखिए, अगर आपके पास में रिसोर्सेस है, मतलब अगर किसी के पास में 2,500 या 20,000 रुपए या कुछ भी है जो उस कोर्स को अफोर्ड कर सकता है, तो वो उस कोर्स से उनकी लर्निंग्स ना बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। तो आप जो प्रोडक्शन में पैसा डालोगे, जो आप एडिटिंग में पैसा डालोगे, वो सब करके आप शायद से खुद मिस्टेक्स करोगे, उसमें से भी आप सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप कोर्स खरीद के उन लर्निंग्स को पहले ही सीख के उन लर्निंग्स को रिपीट ना करो तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना पैसा नहीं है कोर्स को खरीदने का, उसमें कोई नेसेसरी नहीं है आपको कोर्स खरीद के ही सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके भी सीख सकते हो। बस उसमें डिफिकल्टी ये जाएगी कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उन लर्निंग्स को एक्वायर करने में जो हमने ऑलरेडी 5 साल में किया। तो अगर किसी को हमारे 5 साल की लर्निंग्स बहुत झट से चाहिए तो वो कोर्स खरीदें। अगर जिनको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है वो नहीं भी खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। बट आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस चीज़ को छोड़ मत देना, उसमें सीखने का ट्राई करना कि पॉडकास्ट नहीं चला तो क्यों नहीं चला, चला तो क्यों चला, फिर आपका वो लर्निंग ऑटोमेटिकली खुद से ही आ जाएगा। तो पिछले 5 सालों में रणवीर भाई ने लगभग 700-800 पॉडकास्ट एपिसोड बनाए हैं। एंड अभी मतलब हिंदी चैनल भी सरपास कर दिया इंग्लिश चैनल को। तो मतलब आपको क्या लगता है कि रीजनल कंटेंट ज़्यादा आजकल चल रहे हैं एंड इंग्लिश में व्यूज भी कम आ रहे हैं, तो आपका फोकस हिंदी में ज़्यादा है या फिर इंग्लिश में? नहीं यार, हमारा फोकस दोनों जगह है। हिंदी में ऑब्वियसली ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है वो ज़्यादा कॉन्टेंट देखता है। इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस भी कॉन्टेंट देखता है बट वो अलग टाइप का कॉन्टेंट देखता है। तो इसीलिए जो डिफरेंशिएशन है वो इस तरीके से है। तो हिंदी में ज़्यादातर या रीजनल लैंग्वेजेस में है ना, लोगों को ज़्यादा हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशंस चाहिए कि जहाँ पे उनको कुछ सीखने मिले या कॉन्वर्जेशन जो उनको कुछ फील करवाए। तो रीजनल कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम है, बीट हिंदी या कोई भी आपकी मदर टंग हो सकती है, उस कंटेंट में बहुत पावर है। इंग्लिश कंटेंट में आप ज़्यादा वैल्यू देने का ट्राई कीजिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिसर्च हो गया या जो आप जिस तरीके के सवाल पूछ रहे हो कि कोई भी आपका एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉडकास्ट है तो उसमें वैल्यू बहुत होना चाहिए।
जो ऑडियंस आ रही है वहाँ पे वो एक एक मिनट के लिए आपसे वैल्यू मांगेगी। तो इंग्लिश में आपका अलग फोकस होना चाहिए, हिंदी में आपका अलग फोकस होना चाहिए। हमारा दोनों जगह पे फोकस है। इंग्लिश में अलग फोकस है कि हमें अभी इंटरनेशनल गेस्ट को लाना है, हमें इंटरनेशनल लोगों के साथ में पॉडकास्ट करना है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे लोगों के साथ में हमने ऑलरेडी पॉडकास्ट कर दिया है। तो इंग्लिश चैनल के लिए हमारा एम ये है कि हमें उसको ग्लोबल लेके जाना है, ग्लोबल गेस्ट को लाना है। और हिंदी में ऑब्वियसली बहुत सारे गेस्ट हैं जिनको अब तक हमने कवर नहीं किया, तो उन गेस्ट को कवर करना है। तो रणवीर भाई ने अभी जब चैनल हैक हुआ था तो वो शायद बाहर ही थे शूट में। यस तो मतलब वो वीडियोज लगभग मतलब अब ज्यादातर फोकस इंटरनेशनल इंग्लिश चैनल पर। यस। तो आजकल मतलब मैक्सिमम लोग जो पॉडकास्टिंग कर रहे हैं वो वीडियो बेस्ड पॉडकास्ट बना रहे हैं। Yes. तो क्या सिर्फ ओनली ऑडियो बेस्ड पॉडकास्ट चलते हैं या फिर नहीं? देखिए, ऑडियो बेस्ड पॉडकास्ट डिसेंट है अगर जब आप एक B2B पॉडकास्ट कर रहे हो, जब आपका एक बहुत नीश पॉडकास्ट है और आपके व्यूअर्स कम रहेंगे आपको चलेगा, लेकिन वो व्यूअर्स आपके क्लाइंट बनने चाहिए आगे जाके। क्योंकि ऑडियो पॉडकास्ट ना बहुत कम लोग सुनते हैं, सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल यूट्यूब यूज करते हैं। यूट्यूब पे जो वीडियो पॉडकास्ट है उन पे जो जिस तरीके का एडिटिंग होता है या जिस तरीके से ओवरऑल प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा बेटर होता है। आप किसी को देख पा रहे हो, अगर आप किसी को देख सकते हो तो आप उससे रिलेट बेटर कर सकते हो। ऑडियो में आप जब आप काम कर रहे हो या आप ड्राइव कर रहे हो तब आप सुन रहे हो, उसके साथ साथ आपका ध्यान बहुत अलग अलग चीजों पे, आप शायद से घर का काम कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो या पढ़ाई करते करते भी सुन सकते हो। तो ऑडियो पॉडकास्ट में उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं बैठेगा, इसलिए वीडियो पॉडकास्ट आर ऑलवेज बेटर कंपेयर टू ऑडियो। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से रिसोर्सेज नहीं है तो आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट करना है, वो भी कर सकते हो, बट स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो लास्ट में जो भी एस्पायरिंग पॉडकास्टर्स है उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, एंड उसके बाद हम ये कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे। ओके, तो कोई भी अपकमिंग पॉडकास्टर से मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि आप उस प्रोसेस में लगे रहिए और बहुत जल्दी गिव अप मत कीजिए। क्योंकि अगर और आपको ये भी लग रहा है कि पूरा मार्केट जो है वो सैचुरेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट सैचुरेट नहीं हुआ है। आपको बस ये समझना है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, उस टाइप का कंटेंट बनाइए, उस तरीके के गेस्ट को आपके पॉडकास्ट पे लेके आइए। और हमेशा मतलब खुद के ही पॉडकास्ट के बारे में अच्छी चीजें मत सोचो कि हम बेस्ट है या हमने तो बहुत अच्छा कि हमने किल कर दिया है, हम तो बहुत बढ़िया है। ऐसी चीजें आपके बारे में मत सोचो। और अपने आजू बाजू भी ऐसे लोगों को मत रखो जो आपके काम को बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि यार हाँ हाँ भाई आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, या दीदी आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ऐसे लोगों को अपने आजू बाजू मत रखो, क्योंकि ऐसे लोग जब आपके आजू बाजू रहेंगे, आप बुरा भी कर रहे हो तो भी बोलेंगे अरे अच्छा है बहुत अच्छा है। तो आप भी कभी खुद को क्वेश्चन नहीं करोगे कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखो जो आपको क्रिटिकल फीडबैक देंगे। आपके हर पॉडकास्ट एपिसोड आप चाहिए तो ऐसे लोगों को भेजो जिनको आपको पता है कि वो क्रिटिकल फीडबैक ही देंगे आपको, आप नो मैटर आपने कितना अच्छा किया, क्योंकि आप जितना ज्यादा फीडबैक लोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। तो अपने आजू बाजू अच्छे लोग रखो, अच्छी टीम्स बनाओ, गिव अप मत करो और लोगों को वही कंटेंट दो जो उनको देखना है। अगर आप इतना भी कर लोगे आपका पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली स्केल होगा। सो वंस अगेन थैंक यू भाई अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड नचिकेत भाई के साथ जो भी हमने पॉडकास्टिंग से रिलेटेड बातचीत किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप भी एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, एंड आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंटेंट के थ्रू, एंड आप भी काफ़ी एक अच्छा मतलब पॉडकास्ट अपना चैनल बना सकते हैं एंड कंटेंट के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। एंड अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।